हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं सभी घर पे कुशल मंगल होंगे। तो दोस्तों, ये हमारा चैप्टर थर्ड, क्लास 12 का चैप्टर थर्ड करंट इलेक्ट्रिसिटी का 11वां वीडियो है और इसमें हम डिस्कस करने वाले हैं मीटर ब्रिज के बारे में। ठीक है ना? जो मीटर ब्रिज है ये हमारा थ्योरेटिकली कह सकते हो कि हमारा लास्ट टॉपिक है और हम अपने अगले वीडियो में लेकर के आएंगे इस चैप्टर का न्यूमेरिकल। ठीक है, जितने भी एनसीईआरटी के न्यूमेरिकल्स दिए हुए हैं उन न्यूमेरिकल्स को भी मैं सॉल्व कराने वाला हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं कि मीटर ब्रिज क्या होता है। ये मीटर ब्रिज होता क्या है, किस प्रिंसिपल पे वर्क करता है, एक एक बातें बताता हूँ आपको। इसका कंस्ट्रक्शन कैसा है। जनरली सबसे पहले तो मैं इसका कंस्ट्रक्शन समझाता हूँ आपको कि मीटर ब्रिज का कंस्ट्रक्शन कैसे होता है। ठीक, जो मीटर ब्रिज है, मीटर ब्रिज कुछ ऐसे कॉपर स्ट्रिप के द्वारा अरेंज्ड होता है। ठीक है, कॉपर स्ट्रिप का हो या फिर कुछ मेटालिक स्ट्रिप भी होते हैं। मेटालिक स्ट्रिप ऐसे लगे होते हैं एक वुडन बोर्ड पे। ठीक है, वुडन बोर्ड पे ऐसे मेटालिक स्ट्रिप फिक्स्ड होते हैं। ओके, ये पूरा स्ट्रिप है, मेटालिक स्ट्रिप है। अच्छा, कहोगे कि ये मेटालिक स्ट्रिप लगाने की क्या आवश्यकता है। थिक 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 होते हैं ना ये पूरे, जितने मेटालिक स्ट्रिप होते हैं यहाँ पे जो लगे होते हैं। आपने अगर कभी प्रैक्टिकल किया होगा तो देखे होंगे कि ये इसमें ऐसे कुछ मेटालिक स्ट्रिप्स लगे होते हैं और वो मेटालिक स्ट्रिप्स थिकर होते हैं। थिकर होंगे यानी कि इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया ज़्यादा होगा और यदि क्रॉस सेक्शनल एरिया ज़्यादा होगा तो रेजिस्टेंस की वैल्यू डिक्रीज होगी। आपने पढ़ा है कि जो रेजिस्टेंस होता है, रेजिस्टेंस एरिया क्रॉस सेक्शन के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, यानी कि इसका एरिया यदि ज़्यादा होगा तो कह सकते हो कि रेजिस्टेंस की वैल्यू कम होगी। ओके, इसलिए यहाँ पे थिकर स्ट्रिप्स लगे होते हैं। इसमें देखो, इसके जो दो एंड्स होते हैं, ये पहला एंड हो गया और ये रहा दूसरा एंड। इन दोनों एंड्स पे ऐसे एक मीटर का वायर लगा होता है। इसको मीटर ब्रिज बोलते हैं हम। मीटर ब्रिज मतलब इसमें 1 मीटर यानी कह सकते हो 100 सेंटीमीटर का वायर लगा होता है। इसका लेंथ कैसे मेज़र करते हैं? इसको लेंथ को मेज़र करने के लिए यहाँ पर एक मीटर स्केल लगा होता है। इधर ऐसे एक मीटर स्केल लगा होता है और इस मीटर स्केल के हेल्प से हम क्या करते हैं, इसके लेंथ को मेज़र करते हैं या फिर बैलेंसिंग पॉइंट को मेज़र करते हैं कि कहाँ पर करंट की वैल्यू 0 है। ठीक है, यदि आपको बैलेंसिंग पॉइंट नहीं पता है तो आप एक बार जाएं हमारे प्रीवियस वीडियो में देखें। मैंने जब व्हीट स्टोन ब्रिज प्रिंसिपल बताया था उस कंडीशन में हमने बता दिया था कि बैलेंसिंग पॉइंट क्या होता है। बैलेंसिंग पॉइंट हम जनरली उस पॉइंट को कहते हैं जहाँ पर नेट करंट 0 हो, यानी कि गैल्वेनोमीटर में जब डिफ्लेक्शन 0 होगा तो उसको हम बैलेंसिंग पॉइंट कहते हैं। हालांकि आप उस वीडियो को देखेंगे तो ज़्यादा बेहतर समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं ये क्या है। ये मीटर स्केल है। जनरली सपोज कर लो 0 से लेकर के यहाँ 0 से स्टार्टिंग है और कहाँ तक गया हुआ है, 100 सेंटीमीटर तक गया हुआ है। ऐसे मीटर स्केल है। इसके हेल्प से हम लोग क्या मेजर करते हैं, बैलेंसिंग लेंथ मेजर करते हैं कि कितने दूरी पर हमें बैलेंसिंग लेंथ मिल रहा है। ठीक है, ये सपोज कर लो कि ये हमारा मीटर स्केल है और इधर ये जो लगा हुआ है ये वायर है। इस वायर में इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करेगा। अच्छा, ये जो कॉपर स्ट्रिप होते हैं, इस कॉपर स्ट्रिप में दो चीज़ें होती हैं। सबसे पहला, इस एंड से जुड़ा होगा रेजिस्टेंस बॉक्स, ऐसे जुड़ा होता है। ठीक है, ऐसे यहाँ पे क्या जुड़ा होगा, रेजिस्टेंस बॉक्स जुड़ा होगा। और जो दूसरा जो स्ट्रिप का एंड है, यहाँ पर अननोन रेजिस्टेंस जुड़ा होता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखो, एक जो है हमारा रेजिस्टेंस बॉक्स, इसको हमने R नाम दे दिया है और दूसरा अननोन रेजिस्टेंस जुड़ा है जिसको हमने S नाम दे दिया है। ये मैं जनरली आपको कंस्ट्रक्शन अभी बता रहा हूँ। ठीक है, इसके एक टर्मिनल को हम बैटरी के पॉजिटिव एंड से जोड़ देते हैं और दूसरे टर्मिनल को एलिमिनेटर के, बैटरी एलिमिनेटर के नेगेटिव टर्मिनल से जोड़ देते हैं। ठीक है, ये नेगेटिव टर्मिनल से जोड़ दिया और यहाँ पर हमने स्विच लगा दिया। जैसे ही हम लोग स्विच को ऑन करेंगे, इस पूरे कॉम्बिनेशन में इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करना शुरू कर देगा। ठीक है, और यहाँ पर लगा होता है, इसके बीचों बीच में यहाँ पर लगा होता है गैल्वेनोमीटर। इधर जो हमने गैल्वेनोमीटर अटैच कर दिया है, ये रहा गैल्वेनोमीटर। और इस गैल्वेनोमीटर को जॉकी के साथ हम कनेक्ट करते हैं। ठीक है, जॉकी, ये रहा हमारा जॉकी। इस जॉकी के साथ, जॉकी जे के साथ हमने कनेक्ट कर दिया है। आपने यदि एक्सपेरिमेंट किया तो आपको पता होगा कि जॉकी क्या होता है। जॉकिंग जनरली कह सकते हो एक तरह का टैपिंग की होता है जिसके हेल्प से हम बैलेंसिंग लेंथ फाइंड करते हैं। जॉकी को स्लाइड करते हुए लेकर के जाते हैं इस वायर पे, इस पूरे वायर पे से स्लाइड करते हुए लेकर के जाएंगे
और जहाँ पर डिफ्लेक्शन 0 आ जाए वहाँ हम समझ जाते हैं कि हमें बैलेंसिंग पॉइंट मिल चुका है। देखो गैल्वेनोमीटर, अभी मैं एलिमिनेटर के बारे में बता दिया। यहाँ से हमने एक एलिमिनेटर, बैटरी एलिमिनेटर लिया हुआ है, जिसको हमने दोनों टर्मिनल को, इसके पॉजिटिव टर्मिनल को एक एंड पे और नेगेटिव टर्मिनल को दूसरे एंड पे हमने कनेक्ट कर दिया है। और जो स्ट्रिप है, स्ट्रिप में एक हमने रेजिस्टेंस बॉक्स लिया हुआ है। रेजिस्टेंस बॉक्स जनरली नॉन रेजिस्टेंस होता है, ठीक है। रेजिस्टेंस बॉक्स क्या है? नॉन रेजिस्टेंस, क्योंकि इसमें रेजिस्टेंस बॉक्स कुछ इस तरह का बना होता है, इसमें कई सारे ऐसे कीज़ लगे होते हैं, ऐसे कई सारे कीज़ लगे होते हैं। अब इसमें 1 ओम, 2 ओम, 3 ओम, 5 ओम, ओके, 10 ओम, 20 ओम, 100 ओम, ऐसे करके इसमें रेजिस्टेंसेस होते हैं। अगर आप सपोज कर लो कि इस पहले वाले की को आपने निकाला, ठीक है, ये 1 ओम का रेजिस्टेंस है और इस की को आपने निकाल दिया, तो जैसे ही 1 ओम के रेजिस्टेंस को निकालोगे तो ये जो 1 ओम है इस सर्किट में अरेंज हो जाएगा, यानी कि आर की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1 ओम हो जाएगी। अगर आप 2 ओम के वैल्यू को, की को बाहर निकालते हो तो इससे कितना ओम अटैच हो जाएगा? 2 ओम। अगर आप 3 ओम के रेजिस्टेंस को बाहर निकालते हो तो 3 ओम अटैच हो जाएगा, ठीक है। मीन्स ये हमारा नॉन रेजिस्टेंस है, क्योंकि ये रेजिस्टेंस बॉक्स है और ये हमारे पर डिपेंड करता है कि हम कितना ओम रेजिस्टेंस बाहर निकालते हैं, ठीक है। तो ये हो गया हमारा रेजिस्टेंस बॉक्स। रेजिस्टेंस बॉक्स समझ गए होगे। गैल्वेनोमीटर क्या है? गैल्वेनोमीटर एक ऐसा डिवाइस है विच डिटेक्ट द फ्लो ऑफ करंट इन द सर्किट, ठीक है। ये बताता है कि सर्किट में इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करेगा कि नहीं करेगा। अगर आपने गैल्वेनोमीटर देखा है तो गैल्वेनोमीटर में जहाँ पे रीडिंग हम लोग नोट करते हैं वहाँ पर आपने देखा होगा कि ऐसे एक नीडल होगी, ठीक है, और ये नीडल हमेशा 0 पर रहती है। इधर जो ऐसे पॉइंट्स होते हैं 1 2 3 4, ऐसे इधर भी 1 2 3 4, ऐसे इधर भी पॉइंट्स होते हैं, ठीक है। अब देखो जनरली होगा क्या कि ये हमेशा 0 पर ही रहेगा, लेकिन जैसे ही इसको करंट मिला तो तुरंत या तो इधर डिफ्लेक्ट कर जाएगा या फिर इधर डिफ्लेक्ट कर जाएगा, वो डिपेंड करेगा करंट के डायरेक्शन पे, ठीक है। तो करंट मिलते ही इसमें डिफ्लेक्शन आ जाएगा। जैसे आपने कंपास नीडल देखा होगा, कंपास नीडल जैसे ही मैग्नेटिक फील्ड मिलता है तो तुरंत वो अपने डिफ्लेक्शन को शो करता है। वैसे ही जो हमारा गैल्वेनोमीटर होता है, गैल्वेनोमीटर जैसे ही इसको इलेक्ट्रिक करंट मिलेगा तो तुरंत अपने डिफ्लेक्शन को शो करता है, और डिफ्लेक्शन को शो करके ये बताता है कि हाँ इसमें करंट फ्लो करना शुरू कर दिया है। अब देखिएगा इधर क्या है, इस गैल्वेनोमीटर को हमने कनेक्ट किया है जॉकी से। जॉकी हमने बता दिया आपको कि टैपिंग की होता है, और इस टैपिंग की हेल्प से हम बैलेंसिंग पॉइंट फाइंड करते हैं। मतलब जब भी आप जॉकी को इससे कनेक्ट करेंगे, इस वायर पर कहीं पर भी अगर आप टच कराएंगे तो इसमें डिफ्लेक्शन शो होगा, ठीक है। अब यदि हमने अरेंजमेंट कर लिया है तो अरेंजमेंट करने के बाद में ये चेक करना कि जब भी तुम इस एंड पर इस जॉकी को लगाओगे, अगर सपोज कर लो आपने यहाँ पर जॉकी को लगाया और जो डिफ्लेक्शन है, डिफ्लेक्शन यदि इस डायरेक्शन में शो हुआ, ठीक है, तो जैसे दूसरे टर्मिनल पे यदि लगाते हो, यहाँ पे यदि लगाओगे तो डिफ्लेक्शन दूसरी तरफ शो करेगा, ठीक है, डिफ्लेक्शन इधर शो करेगा। यदि दोनों तरफ आप अटैच कर रहे हैं, अगर जॉकी को यहाँ पे कनेक्ट कर रहे हो और डिफ्लेक्शन इधर शो हो गया, यहाँ पे अटैच करो तो भी डिफ्लेक्शन इधर शो हो गया, इसका मतलब ये है कि आपका अरेंजमेंट सही नहीं है, ठीक है। यानी कि कह सकते हो कि दोनों एंड पर जब हम जॉकी को टच कराएंगे तो डिफ्लेक्शन अपोजिट हो जाएगा गैल्वेनोमीटर में। मतलब एक एंड पे यदि करंट इधर फ्लो करेगा तो दूसरे एंड में करंट का डायरेक्शन जो है चेंज हो जाएगा। करंट का डायरेक्शन नहीं कह सकते, ऐसे डिफ्लेक्शन का डायरेक्शन क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो गैल्वेनोमीटर का भी यूज आपको समझ में आ गया। अब देखते हैं कि ये जो वायर जो लगा होता है, देखो इससे कितने तरह के क्वेश्चन है, वाइवा में भी काफ़ी सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, क्योंकि जनरली ये प्रैक्टिकल का टॉपिक है। जो मीटर ब्रिज है प्रैक्टिकल का टॉपिक है, और प्रैक्टिकल में काफ़ी सारे वाइवा वाइस इससे किए जाते हैं। तो जैसे मैंने बताया कि जो मेटल स्ट्रिप जो लगाया गया है, मेटल स्ट्रिप क्यों लगाया गया है? क्योंकि इससे रेजिस्टेंस की वैल्यू कम होगी। दूसरा जो वायर जो लगाया गया रहता है, ये वायर किसका बना होता है, ठीक है, ये जो वायर है, ये वायर जनरली कॉन्स्टेंटिन एंड मैग्नीन का बना होता है, ठीक है। कॉन्स्टेंटिन एंड मैग्नीन जो होता है, मैग्नीन या फिर कॉन्स्टेंटिन कह सकते हैं, जो होता है ये जनरली एक एलॉय है, ठीक है, एलॉय है। अब कहोगे कि एलॉय क्या होता है? एलॉय जब भी हम लोग 2 या 2 से अधिक मेटल को यदि आपस में मिक्स करते हैं तो एलॉय बनता है, और इस एलॉय का रेजिस्टेंस बहुत ही हाई होता है, ठीक है। अब कहोगे कि सर इस वायर को यूज़ करने से क्या बेनिफिट है? हम चाहें तो कॉपर का वायर का इस्तेमाल कर सकते हैं, हाई रेजिस्टेंस का वायर क्यों काहे के लिए इस्तेमाल करना इसमें, ठीक है। लेकिन मैं बताऊं कि जो एलॉय होता है, एलॉय का रेजिस्टेंस टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करता।
जैसे ही आप इसको बैटरी से कनेक्ट करेंगे और स्विच को ऑन करेंगे तो इस वायर में हीटिंग इफेक्ट शो होता है, ठीक है, और हीटिंग इफेक्ट के कारण इसका रेजिस्टेंस चेंज हो सकता है, ठीक है। इसलिए हम LY लेते हैं। अगर हम LY लेंगे तो LY के रेजिस्टेंस में कोई भी चेंजिंग नहीं आएगी, क्योंकि जो LY है उसका टेम्परेचर कोफिशिएंट का वैल्यू यानी कि अल्फ़ा का वैल्यू बहुत ही कम होता है। आपने जनरली पढ़ा है कि इस टेम्परेचर कोफिशिएंट अल्फ़ा की वैल्यू होती है R2 माइनस R1 अपॉन R1 इन ब्रैकेट डेल्टा टी। डेल्टा टी बोले तो कह सकते हो यहाँ पे T2 माइनस T1, ओके, T2 माइनस T1। ये हमारा होता है टेम्परेचर कोफिशिएंट का फार्मूला। और हम जानते हैं कि LY में टेम्परेचर कोफिशिएंट की वैल्यू बहुत कम होगी। इस वजह से अगर टेम्परेचर में कोई भी चेंजिंग आती है तो LY के रेजिस्टेंस में बहुत ही माइनर चेंजेस आएंगे और वो चेंजेस नेग्लिजिबल होंगे, ठीक है। इस वजह से हम LY का वायर यहाँ पे इस्तेमाल किए हैं, मैग्नीन और कॉन्स्टेंटिन। ये बहुत बार प्रैक्टिकल में ये क्वेश्चन ज़रूर पूछे जाते हैं। जो भी एक्सटर्नल एग्जामिनर्स होते हैं वो ये इस क्वेश्चन को ज़रूर रिवाइज करेंगे इन मीटर ब्रिज कि किस वायर का इस्तेमाल होता है और वो क्या होता है। तो बताओगे सर LY होता है, वो मैग्नीन का बना होता है। तो हम LY ही क्यों यूज करते हैं? क्योंकि जो LY होगा, LY के रेजिस्टेंस पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा ऑन चेंजिंग द टेम्परेचर, ठीक है। और इफेक्ट पड़ेगा भी तो बहुत ही माइनर इफेक्ट पड़ेगा जो कि नेग्लिजिबल होगा। पूछेगा कि ऐसा क्यों होगा? क्योंकि सर अल्फ़ा की वैल्यू बहुत कम होती है, यानी कि जो टेम्परेचर कोफिशिएंट है LY का वो बहुत ही कम होता है और टेम्परेचर कोफिशिएंट कम होने के कारण इसकी वैल्यू बहुत कम होगी। इस वजह से चेंजिंग बहुत ही माइनर होगी, ठीक है। तो आइए देखते हैं जनरली जो हमारा मीटर ब्रिज है, मीटर ब्रिज व्हीट स्टोन ब्रिज के प्रिंसिपल पे वर्क करता है, ठीक है। हम इसके प्रिंसिपल देख रहे हैं क्या कि ये किस प्रिंसिपल वर्क करता है? व्हीट स्टोन ब्रिज के प्रिंसिपल पे वर्क करता है। क्योंकि ज़रा देखो, अगर हम A से O तक आते हैं, A से O तक आएंगे तो इस वायर के पास कुछ ना कुछ रजिस्टेंस होगा। फिर O से B पर जाओगे तो भी कुछ रजिस्टेंस होगा। तो हम सपोज करते हैं कि A से B के बीच का रजिस्टेंस P है एंड O से B के बीच का रजिस्टेंस क्या है? Q है, ठीक है। एंड दिस रेजिस्टेंस इज नोन रेजिस्टेंस कॉल्ड R। और ये रहा हमारा अननोन रेजिस्टेंस जिसका वैल्यू S है और इसी अननोन रेजिस्टेंस की वैल्यू को हमें फाइंड करना है। आपने ऑलरेडी पढ़ा है व्हीट स्टोन ब्रिज प्रिंसिपल में, आपने पढ़ा है कि P अपॉन Q इज इक्वल टू होता है R अपॉन S, जिसमें से S क्या है? अननोन रेजिस्टेंस है, ठीक है। अब देखो ये जो रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस किस पे डिपेंड करेगा? लेंथ पे। जनरली ये लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। कह सकते हो कि एरिया क्रॉस सेक्शन इस वायर का कांस्टेंट है, इस पूरे वायर का एरिया क्रॉस सेक्शन कांस्टेंट है, यानी कि किस पे डिपेंड करेगा? लेंथ पे, ओके। सो P कैन बी राइट हियर, P इज इक्वल टू हो जाएगा रो L1 बाई ए। बोलोगे सर P इज इक्वल टू रो L1 बाई ए, यानी कि ये क्या है? रेजिस्टेंस है ना। रेजिस्टेंस इज इक्वल टू होता है रो L बाई ए। तो यहाँ पे L का वैल्यू कितना है? यहाँ से लेके यहाँ तक का लेंथ कितना होगा? L1 हो गया, तो रो L1 बाई ए। एंड Q इज इक्वल टू मिल जाएगा आपको रो L2 बाई ए, ठीक है। अकॉर्डिंग टू व्हीट स्टोन ब्रिज प्रिंसिपल, अकॉर्डिंग टू व्हीट स्टोन ब्रिज प्रिंसिपल, व्हीट स्टोन ब्रिज प्रिंसिपल आपने पढ़ा है, मिल जाएगा आपको वैल्यू P अपॉन Q इज इक्वल टू R अपॉन S, ठीक है। सो P का वैल्यू कितना होगा? रो L1 बाई ए, और Q का वैल्यू कितना है? रो L2 बाई ए। तो यहाँ पे मिल जाएगा रो L2 बाई ए इज इक्वल टू R बाई S, ठीक है। रो से रो हो गया कैंसिल और A से A कैंसिल हो गया, तो मिला R अपॉन S इज इक्वल टू L1 अपॉन L2, ओके। देखो सेम वही रिलेशनशिप मिल रहा है हमें जो हमने व्हीट स्टोन ब्रिज में जो अरेंजमेंट लगाया था कि वहाँ पे 4 रेजिस्टेंसेस थे जिनमें से 3 रेजिस्टेंसेस नोन थे, यानी कि कह सकते हो कि R क्या था? नोन रेजिस्टेंस है, और ये दोनों रेशियो आर्म हैं, इनकी वैल्यू नोन थी, और अननोन रेजिस्टेंस हमें फाइंड करना था, ठीक है। सेम वही मेथड हमने यहाँ पे भी अप्लाई कर दिया, P अपॉन Q इक्वल टू R अपॉन S रखा, तो यहाँ से हम S की वैल्यू इजीली फाइंड कर सकते हैं। तो S इक्वल टू देखो क्या मिल जाएगा? जनरली पहले क्या करो, इसका रेसिप्रोकल कर लो, तो S अपॉन R इज इक्वल टू मिल जाएगा L2 बाई L1। सो S इज इक्वल टू L2 बाई L1 इंटू R, ओके। यू कैन सी हियर कि L2 का जो वैल्यू है वो कितना है? L2 का वैल्यू 100 माइनस L1। तो चाहो तो इसके जगह पे, इस L2 के जगह पे लिख सकते हो 100 माइनस L1। सो S इज इक्वल टू मिल गया हमें, S इज इक्वल टू 100 माइनस L1 अपॉन L1 इंटू R, ठीक है।
ये हमें मिल गया अननोन रेजिस्टेंस। ओके, सो वी वेयर यहाँ पे लिख सकते हो वेयर एस क्या है, एस इज अननोन रेजिस्टेंस, अननोन रेजिस्टेंस जिसको हम इस फार्मूले से फाइंड करेंगे, इसका वैल्यू। आर क्या है, नोन रेजिस्टेंस, नोन रेजिस्टेंस, क्योंकि मैं पहले ही बताया हूँ कि ये नॉन रेजिस्टेंस क्यों होगा, क्योंकि रेजिस्टेंस बॉक्स से आप कितना ओम रेजिस्टेंस निकालते हैं ये आप पे डिपेंड करता है। ठीक है, मतलब जितना ओम रेजिस्टेंस का की आप बाहर निकालेंगे उतने ही ओम का रेजिस्टेंस इस सर्किट से अटैच्ड हो जाएगा। ओके, सो दोस्तों आशा करते हैं कि आपको हमारा ये वीडियो समझ में आया होगा। ये व्हीटस्टोन ब्रिज आपके प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से और आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। ठीक है, तो दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर करें अपने दोस्तों में भी, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें और हमारे वीडियो को लाइक करें। और यदि आपको कोई डाउट भी हो या आप चाहते हैं किसी अन्य टॉपिक पे वीडियो बनाएं तो आप कमेंट बॉक्स में लिख के बता सकते हैं। तो दोस्तों तब तक के लिए विदा लेते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में। और अगले वीडियो में मैं आपके लिए लेकर के आने वाला हूँ एनसीईआरटी के न्यूमेरिकल्स को। ठीक है दोस्तों, बाय बाय।